नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का। बहुत ही खास टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस टॉपिक को। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को या इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी को समझना चाहते हैं तो इसमें एक पार्ट है जो कि यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो आज हम बात करते हैं शक्ति की, यानी शक्ति का मतलब क्या है। यानी शक्ति जो है हमेशा से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, चाहे व्यक्तिगत शक्ति की अगर आप बात करोगे, चाहे वो एक राष्ट्र की शक्ति की बात करोगे, हमेशा शक्ति जो है वो हर देश प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि शक्ति का मतलब क्या है, यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, या जो पावर होती है एज ए कैपेबिलिटीज़, यानी हमारे पास वो क्षमता आ जाती है जिससे हम अपने अनुसार, अपने राष्ट्र हित के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यानी आज का जो टॉपिक है वो है पावर इन द 21st सेंचुरी एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी 21st सेंचुरी अब यानी 21वीं शताब्दी चल रही है और ये 21वीं शताब्दी की शुरुआती जो 2 दशक हैं वो पूरे हो गए हैं। तो ये जो 2 दशक हैं, शुरुआती 2 दशक 21वीं शताब्दी में, इसमें पावर किस तरीके से बदल रही है। तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। अभी हम जस्ट 200 सालों का इतिहास लेंगे। 200 सालों के इतिहास में आप देखोगे कि शक्ति किसी के एक के पास नहीं रहती है, हमेशा से वर्ल्ड में, यानी दुनिया में हमें पता है कि जो भी ऑर्डर है, चाहे यहाँ पर आप देखोगे, अब एक रफली मैप बना दे रहे हैं। यहाँ पे आपका यूएस है, चाहे यहाँ पे आपका यूरोप है, फिर यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपका एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो लगभग एक हमारा विश्व का जो ऑर्डर रहा है हमेशा से बदलता रहा है, चाहे वो आपका यूएस है। तो नॉर्मली हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है हमेशा से बदलता रहा है विश्व में, कभी किसी एक के पास कभी शक्ति नहीं रही है। हमेशा 100 सालों में, 200 सालों में कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती रहती है। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 200 सालों में, यानी 19वीं सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी जो अभी चल रहा है हाल में, इसमें हमारा वर्ल्ड कितना बदल चुका है। तो ये जो 19th सेंचुरी का जो है मतलब क्या है, यानी लगभग 1800 से लेकर हमारा जो 1900 के बीच में जो काल था, यानी जो हमारा जो पीरियड रहा था, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इसको 1899 तक, ठीक है। यानी ये जो पीरियड रहा था हमारा, ये लगभग 19वीं सेंचुरी कहलाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा 1901 से लेकर हमारा जो 1999 तक, ठीक है, ये हमारा 20th सेंचुरी कहलाएगा, 20वीं सेंचुरी। और 21st यानी 2001 से लेकर जो है अभी आपका जो 2099 तक जो चलेगा वो हमारा 21st सेंचुरी रहेगा। यानी आप देखोगे इस सब पीरियड्स में हमारा जो है शक्ति कभी किसी एक के पास नहीं रही है। यानी शुरुआत में अगर 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो ये जो पूरा जो पावर का जो केंद्र था वो यूरोप था। जाहिर सी बात है, यूरोप में हमें पता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हो चुका था, और औद्योगिकरण की वजह से ये एक कॉलोनियल पावर थे। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, ठीक है, ये सारी की सारी जो पावर थी, इनका जो वर्चस्व था, इनका जो डोमिनेंस था, ठीक है। अभी अमेरिका भी थोड़े से साल पहले यानी 1776 में उनका अंडर में ही था। यानी यूरोप के पास सत्ता थी कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी में। फिर सत्ता और बदली धीरे धीरे। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में तक यूरोप के पास पावर रहती है, लेकिन लगभग 20-30 सालों में देखे थे हम, यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इनके पास से जो है वो सत्ता जाती रही। और सत्ता किसके पास आ गई, यानी जो पावर है वो अमेरिका के पास आ गई, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं अमेरिका प्लस जो यूएसएसआर था, यानी कोल्ड वॉर का जो पीरियड चलता है वो पीरियड आपका चलता है हमारा इस वाली 21st सेंचुरी में। अब 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ना है हमें। और 21st सेंचुरी में यानी किस तरीके से अब यूएस प्लस जो बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो कैसे अब राइज हो रही है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अंदर भी लगभग आपका यूएस और या जो है वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम यूएस और जो यूएसएसआर के जो पास पावर थी उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो था आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि पावर जो है हमेशा से बदलती रहती है। हमें पढ़ना है 21st सेंचुरी में जो पावर किस तरीके से बदली।
अब हम बात करते हैं कि पावर, जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में पावर किससे मापी जाती है, पावर के लिए क्या चाहिए। पावर अपने आप में, जैसे एक व्यक्ति को, एक एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति को आप पावरफुल कैसे मानोगे? अगर मैं एक व्यक्ति हूं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के पास अपनी कुछ संपत्ति होगी जिसके आधार पर हम उसको पावरफुल मानेंगे। इसमें एलिमेंट ऑफ पावर यानी जो है शक्ति के तत्व, इसको हम शक्ति के तत्व कहते हैं। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं जिससे मैं, ठीक है। शक्ति के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, यानी शक्ति किसी भी राष्ट्र के पास अचानक से शक्ति तो नहीं आ जाती। शक्ति के लिए उनके पास कोई तत्व होने चाहिए। ये जो तत्व हैं वो आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास ज्योग्राफी यानी अगर ज्योग्राफिकल आपके पास, यानी ज्योग्राफिकल आपके पास कितना बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं, यूएस, सबसे जो विश्व में जो काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र वाइज, यानी जो काफ़ी ज़्यादा अगर देखेंगे, सबसे बड़े देश जो हैं रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ठीक है। ये जो देश हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी बड़े देश हैं, क्षेत्र वाइज काफ़ी ज़्यादा बड़े देश हैं, तो इनके पास बहुत सारा संसाधन होता है, ठीक है। तो अगला जो है वो आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेस हो सकता है, ठीक है, संसाधन हो सकता है आपके पास। ज्योग्राफी में इसके अलावा आपके पास ज्योग्राफी कैसी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपकी जो है समुद्री क्षेत्र कितना है आपके पास, यानी सी क्षेत्र कितना है आपके पास, माउंटेन कितना है, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है कई बार, जैसे भारत का जो हिमालय है वो काफ़ी हेल्प करता है। आपके पास नेचुरल जो लेक्स हैं, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपका काफ़ी हेल्प करती है। इसी में आपका रिसोर्सेज आ जाएगी। फिर आपकी जनसंख्या, फिर आपकी यानी पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा शक्ति को बढ़ाती है। या इसके अलावा जो है जैसे चाइना फॉर एग्जांपल और इंडिया भी है अपने आप में, यानी फिर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, खासकर एक्सपेंस भी बढ़ता है, उसका डीमेरिट भी है। लेकिन अगर आपकी वो जो पॉपुलेशन है, अगर वो एक क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो बल्कि क्वालिटी में ज़्यादा हो, तो वो किसी देश के लिए बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी चाइना के पास जो है एक क्वालिटी पॉपुलेशन है, और जो इसके वजह से वो है वो काफ़ी ज़्यादा एक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कितनी है, इसके अलावा आपके पास मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री यानी सैन्य जो शक्ति है वो कितनी है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आपके पास जो फूड है, इसके अलावा आपके पास जो ट्रेड है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी जो मिलिट्री है, किसी भी देश के पास अगर मिलिट्री क्षमता बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल भारत है, चाइना है, यूएस है, इजराइल है, तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है यूरोप के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी शक्तिशाली है। फूड, क्योंकि फूड भी जो है किसी देश की जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन अगर वहाँ पे फूड ग्रो नहीं होता तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा दूसरे देशों पे, क्योंकि फूड के बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फूड जो ग्रोथ की जो फूड का जो प्रोडक्शन है, खासकर जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, वो आपके पास एरिया कितना है, फर्टाइल लैंड कितना आपके पास है, एग्रीकल्चर लैंड कितना आपके पास है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपके जो ट्रेड है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल चाइना जो है आज की एक्सपोर्ट की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। कई सारे यूरोपियन देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसी भी देश को काफ़ी शक्तिशाली बनाती हैं। अगर ये चीज़ें जितनी ज़्यादा किसी के पास रहेंगी तो वो देश काफ़ी शक्तिशाली होगा। तो ये तो रहा आपका एलिमेंट ऑफ पावर, यानी शक्ति के जो हैं तत्व माने जाएंगे इसको। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ, तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका माना जाएगा एलिमेंट ऑफ पावर, यानी शक्ति के तत्व। अब हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पावर, यानी पावर की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब इसमें कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे तो इसके अंदर भी कई सारी पावर आएगी। जैसे इसमें सबसे पहले आता है ग्रेट पावर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा सुपर पावर, फिर इसके बाद आपका मिडलिंग पावर आएगा,
फिर उसके बाद आपका रीजनल पावर आएगा आपका। तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो ग्रेट पावर जो है वो मैंने आपको जैसे बताया था कि शुरुआत में 19वीं सेंचुरी में ग्रेट पावर यूरोप की कंट्रीज थी, फिर हमारी जो 21st सेंचुरी में जो है यूएसएसआर बनी, यूएसएसआर बनी। अब जो है 21st सेंचुरी में भी यूएस जो है और साथ साथ दूसरे देश भी है वो भी है। तो इसी के अंदर इसी तरीके से जो है ग्रेट पावर हमें इसमें मोस्टली हम यूएस, फ्रांस, ठीक है, जर्मन, रशिया, ठीक है, और जो है आपका यूके, ठीक है, इंग्लैंड। तो इनको हम बेसिकली हम क्या मानते हैं, ग्रेट पावर मानते हैं। और यही जो ग्रेट पावर से आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं इनका। और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो परमानेंट सदस्य हैं, खासकर इसमें से 5 देश जो हैं, यूएस, फ्रांस, रशिया, यूके और चाइना, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है इसे आज के संदर्भ में जो है हम ग्रेट पावर मान सकते हैं। ग्रेट पावर के संदर्भ में 2 चीज़ें खासकर ध्यान देने वाली बात होती है कि जो उनका एक जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनकी जो आर्थिक जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और उनका जो खासकर जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, यानी उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो वैसी कंट्रीज में जो हैं लगभग यही लोग आते हैं, यूएस, फ्रांस, जर्मन, रशिया, यूके, चाइना। ये जो है इनकी जो जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है और ये अपनी मिलिट्री एक्सपेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। जापान भी इसके अंदर आ सकता है क्योंकि जापान जो है वो भी अपना मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करता है। तो इन सब देशों को हम ग्रेट पावर की कैटेगरीज में जानेंगे। ये ग्रेट पावर जो है हमेशा से, ये ग्रेट पावर जो है लगभग 20वीं सेंचुरी से और 21st सेंचुरी तक अभी तक ये लोग रूल कर रहे हैं अभी के वर्ल्ड में, यानी 21st सेंचुरी के वर्ल्ड में। अब आते हैं बात सुपर पावर की बात। सुपर पावर जो है ये एक टर्म है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया था। ये जो टर्म है सुपर पावर को सबसे पहले जो यूज किया गया था वो विलियम फॉक्स, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। विलियम फॉक्स ने अपनी बुक जो लिखी थी सुपर पावर, ठीक है, ये जो बुक लिखी गई थी विलियम फॉक्स के द्वारा सुपर पावर, इस सुपर पावर जो इसमें बेसिकली अमेरिका और यूएसएसआर के जो संघर्ष है या जो उसके कोल्ड वॉर की जो इन्फ्लुएंस करने की जो पावर थी उसके बारे में यूज किया गया था कि किस तरीके से ये जो 2 विश्व हैं, ये जो 2 कंट्रीज हैं, उन्होंने पूरे विश्व को 2 खेमों में बांट दिया, 2 ब्लॉक्स में बांट दिया है। और इसी चीज को उन्होंने यूज किया सुपर पावर के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे मिडलिंग पावर यानी जो थोड़ा सा मिडिल है, इसमें वो देश माने जाएंगे जो कि अभी इमर्जिंग है और वो भी अपने आप में एक शक्तिशाली है लेकिन इनसे कम है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका इंडिया आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है। ये सारे जो देश हैं वो हम मिडलिंग पावर में मानेंगे, यानी ये भी कहीं ना कहीं अपनी क्षमता जो है विश्व में रखते हैं लेकिन सुपर पावर या ग्रेट पावर जितनी नहीं रखते हैं, तो इसको हम मिडलिंग पावर कहेंगे। रीजनल पावर यानी अब जो है रीजनल वाइज जो है पावर जो है वो वर्ल्ड के और जो वर्ल्ड में है जो बदल रहा है। रीजनल मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, अगर हम एक कॉन्टिनेंट रीजनल के क्षेत्र के रिगार्डिंग में देखेंगे तो अब ये अपने आप में इन्होंने अपने आप को एक रीजनल में बांट दिया है या अपने आप को इन्होंने क्षेत्रीय संगठनों में बांट दिया है। फॉर एग्जांपल जो है आप देखोगे यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अगर हम इसमें कंट्री वाइज मानेंगे तो कंट्री वाइज में हमें पता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन ये सब आएगी, लेकिन अपने आप में इन्होंने जब रीजनल में बांटा है तो जाहिर सी बात है अब यूरोपियन यूनियन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, पावर है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आसियान है, जो है नाटो है, ठीक है। तो ये जो सारे संगठन हैं, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, या जो गल्फ की जो ओपेक है, ये सारे के सारे जो नेशंस हैं या जो रीजनल पावर हैं, हम इसको रीजनल पावर के रूप में जान सकते हैं। लेकिन इस रीजन में भी पर्टिकुलर कुछ जो देश हैं, हम 1-2 देश जो होते हैं वो हर रीजन में सुप्रीम होते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रीजनल पावर है। यूरोपियन यूनियन से अब जो है ब्रिटेन निकल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि फिर भी ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल, तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन भी कह सकते हैं इसको। यानी आपको ये समझ में आ गया कैटेगरीज में ग्रेट पावर आती है, ठीक है, फिर सुपर पावर, फिर मिडलिंग पावर, फिर रीजनल पावर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारा फिर नेक्स्ट आता है 21st सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा खास जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं वो है यूएस हेजेमनी के बारे में,
यूएस हेजेमनी यानी अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका का वर्चस्व देखोगे आप, जैसे 1990 में जो है, जब कोल्ड वॉर का जो कोलैप्स यानी कोल्ड वॉर का जो एंड होता है हमारा, ठीक है, तो उसमें जब बुश थे, उन्होंने, जो बुश सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई है, ठीक है। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में के बाद से आप देखोगे कि कैसे अमेरिका की हेजेमनी बनती गई, जब उन्होंने गल्फ वॉर में अपना जो है, गल्फ वॉर में जो अपनी जो डोमिनेंस दिखाई, गल्फ वॉर में जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, उसके बाद इराकी सेना को हराने के लिए अमेरिका की फोर्स जाती, जिसमें 75% जो है अकेले अमेरिका की सेनाएं थी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी यहाँ से अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही 90s को, जब जैसे 21st सेंचुरी की शुरुआत में जब 9/11 होती है, ठीक है, 9/11 की जो घटना होती है, उसके बाद से अमेरिका जो है विश्व का एक तरह से पुलिस बन गया है। उसने विश्व के कई देशों पे आतंकवाद के खिलाफ या जो भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी कार्रवाइयाँ करी। हमें इराक के बारे में पता है कि कैसे 2003 में सद्दाम हुसैन पे ये आरोप लगाया गया कि उसके देश में जो हैं कई सारे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो उसका, उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा वेपन्स का एक जखीरा है, या उनके पास एक वेपन्स को इकट्ठा कर रखा है उन्होंने, जिसकी वजह से उन पे 2003 में अटैक किया गया अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका ने इस बार किसी की परमिशन नहीं ली थी, ना ही यूनाइटेड नेशन की परमिशन ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक करा। तो यहाँ पे यानी इसको हम यूएस की हेजेमनी मानेंगे, ठीक है, यानी अमेरिका का जो वर्चस्व है। फर्दर इसकी जो हेजेमनी है वो हम, तो यूएस की जो हेजेमनी है वो 3 रूप में मानी जाती है। पहले स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल है, फिर आपका है हार्ड पावर, ठीक है, फिर आपका है सॉफ्ट पावर। स्ट्रक्चरल पावर में अमेरिका ने इस तरीके से विश्व का जो ढांचा है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इस तरीके से उन्होंने, या जो ट्रेड के जो नियम है इस तरीके से उन्होंने गठन किए हैं, स्ट्रक्चर किए हैं, जो ढांचा बना दिया है, जिसके अंतर्गत अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, चाहे वो ट्रेड का रिगार्डिंग में हो, ठीक है, जैसे WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब से जो है अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में रिगार्डिंग में देखोगे, या जो पब्लिक गुड्स है उसके रिगार्डिंग में देखोगे, उन्होंने इंटरनेट का फैसिलिटीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है। इंटरनेट की वजह से, या जो है, या कई सारी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है हर चीज़ में, क्योंकि जो मोस्टली जो आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या है चाहे वो ट्रेड की रिगार्डिंग में पॉलिसीज़ हो, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में अब रूल करता है इकोनॉमिक सेंस में। इसके अलावा आप देखोगे हार्ड पावर में जो है आपका, हार्ड पावर में जैसे मैंने बताया कि आपके पास मिलिट्री पावर जो है कैपेबिलिटीज़ आती है, यानी जब आपके पास सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी आपके पास जो वेपन्स है काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स होते हैं, खासकर जैसे अमेरिका के पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हाई टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स हैं। एयर जो टेक्नोलॉजी है उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में अपनी हार्ड पावर के रिगार्डिंग में वो एक सुपर पावर माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका जो है अपनी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिसर्च में लगाता है, वेपन्स को डेवलप करने के लिए लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा सैन्य मामलों में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और सॉफ्ट पावर जो है वो जोसेफ नाई ने अपनी पुस्तक जो है सॉफ्ट पावर में उन्होंने सॉफ्ट पावर के बारे में कहा कि आज का जो युग है वो आइडियोलॉजी कैसे वर्ल्ड में आइडियोलॉजिकल बेस पे या कल्चरल बेस पे डोमिनेंस करा जा रहा है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सॉफ्ट पावर, जिसमें ऐसे सिर्फ कल्चर के बेस पे सिर्फ अकेला स्ट्रक्चर बना के आपको काम नहीं चलेगा, आपको सॉफ्ट तरीके से भी उनको न्यू तरीके से उनका जो है पैसा है जो लूटना पड़ेगा, वो सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग में आता है। तो ये था आपका पावर का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो है अगला जो आता है आपका, यानी जो विश्व जो है अब जो है मल्टीपोलर की तरफ चला गया है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही विश्व में पावरफुल है, अब अमेरिका के साथ बहुत सारे जो अन्य देश हैं, यानी चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, यानी विश्व जो है। इसके अलावा गल्फ़ में बहुत सारी कंट्री है, जैसे सऊदी अरेबिया है, इज़राइल है,
यूएई है, ठीक है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, ये भी आज अपने विश्व में काफ़ी ज़्यादा अपना वर्चस्व रखते हैं। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, तो ये देश भी जो है, इजिप्ट है, ये देश भी जो है अपने काफ़ी ज़्यादा विश्व में अपनी एक भागीदारी रखते हैं, विश्व में उनका भी अपना रोल है। अब क्योंकि हर देश आज़ाद हो चुका है तो विश्व की जो सत्ता है वो अब बहुध्रुवीयता, यानी पहले बायोपोलर थी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद अमेरिका का कुछ साल तक वर्चस्व चला, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ। अब जो वर्ल्ड है वो एक तरह से बायोपोलर हो चुका है, मल्टीपोलर हो चुका है, यानी बहुध्रुवीय हो चुका है, बहुध्रुवीय हो चुका है। यानी इसका मतलब क्या है कि सत्ता जो है बहुत सारे देशों के पास आ चुकी है, पावर जो है बहुत सारे देशों के पास आ चुकी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि विश्व जो है अब मल्टीपोलर की तरफ राइज हो रहा है। अब फ्यूचर में जो है वो क्या होगा, फ्यूचर में जो हमें पता है कि विश्व जो है काफ़ी ज़्यादा अब रिसोर्सेज तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। इसके अलावा विश्व जो है वो अब नई वॉर की तरफ बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। जो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ज़्यादा आज विश्व में जो है डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना आज जो है वो अमेरिका से पहले आप देखोगे जो अमेरिका जो है वो स्पेस के रिगार्डिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया से बीट करता था स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रशिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल चुका था। वैसे ही अब जो है 21st सेंचुरी में जो अमेरिका जो है वो चाइना से बीट कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास अब जो है नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खासकर कंप्यूटर क्षेत्र में जो है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्व में आज काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व एक स्कोप है, क्योंकि आज विश्व में जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, उसके पास ज़्यादा एक डोमिनेंस रहेगा। तो इसी रिगार्डिंग में अमेरिका तो इस पर काम कर ही रहा है, साथ साथ चाइना भी बहुत तेज़ी से इसके साथ काम कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है आपका जो टेक्नोलॉजी आप दूसरे देशों को बेचोगे, या फॉर एग्जांपल इससे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिशरी होगी ट्रेड में, ठीक है। आपका जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा। तो विश्व जो है वो इसकी तरफ काम कर रहा है, ना कि अब ज़्यादा वेपन्स को डेवलप करने पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। हालाँकि ये भी एक अपने आप में पावर है, वो एक ट्रेडिशनल जो पावर की जो क्षमता होती थी वो उनके पास सिक्योर है, लेकिन अब वो नई तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करी जाए, ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम करा जाए। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, इस पे काम कर रहे हैं। वो जो ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो, क्योंकि ऑयल पे डिपेंडेंसी आपके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि हमारा जो बहुत सारा पैसा है वो दूसरे देशों में जाता है। तो लोग विश्व जो है इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सब चीज़ें जो हैं जिसके कंट्रोल में ज़्यादा आती रहेगी, जिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे और टेक्नोलॉजी जिसकी हाई होगी वो विश्व में अब रूल करेगा। जाहिर सी बात है अमेरिका चाइना इसमें लीड में है, लेकिन विश्व में जापान, जर्मनी, इंडिया भी इन सब चीज़ों में आगे आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि जो पावर है वो 21st सेंचुरी में कैसे बदल रहा है। आने वाले 20-30 सालों में, 2050 में, 60 में किसके पास कैसी पावर होगी, कौन डोमिनेंस में होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, जब तक शायद हम जिंदा भी ना रहें कहीं में इसमें, तो ठीक है। लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो इसी टेक्नोलॉजी पे होगा, और टेक्नोलॉजी के जिसके पास क्षमता होगी वही विश्व में न्यू ऑर्डर में रूल करेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले और वीडियोस मैं बनाऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन पे, जो कि आपके नेट के रिगार्डिंग में, यूपीएससी के स्टूडेंट में, यूपीएससी के रिगार्डिंग में, या जो आप जनरल जो तैयारी करते हैं करंट अफेयर की, उसके रिगार्डिंग में आपके लिए काम आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।